एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे शिक्षा में मूल्यांकन के क्षेत्र के बारे में कि शिक्षा में मूल्यांकन का क्षेत्र क्या है, वह कहाँ तक अध्ययन कर सकता है। क्षेत्र का मतलब होता है किसी भी विषय के यदि हम क्षेत्र की बात करते हैं तो उसमें हम ये ज्ञात करते हैं कि वह जो विषय है वह कहाँ तक अध्ययन कर सकता है। तो हम बात कर रहे हैं कि शिक्षा में मूल्यांकन का क्षेत्र क्या है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन कहाँ तक होता है, क्या होता है इसमें, इसकी हम चर्चा करते हैं। यदि हम देखें तो शिक्षा में जो प्रमुख जो क्षेत्र हैं या प्रमुख जो पार्ट हैं उसमें शिक्षण अधिगम हो गया। जो शिक्षण संस्थान होते हैं उसका एक प्रशासन होता है, उस प्रशासन की बात होगी। उसके बाद शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कौन बच्चा किसमें जाना उसके लिए अच्छा रहेगा, उसका इंटरेस्ट किधर है, उसकी रुचि किसमें ज़्यादा है, इसकी चर्चा हम निर्देशन एवं परामर्श के अंतर्गत करेंगे। और लास्ट जो पॉइंट होगा वो भविष्य कथन के ऊपर होगा कि किसी बच्चे का मूल्यांकन करके हम किस प्रकार से बताते हैं कि बच्चा एक अमुक बच्चा है जो आगे जाके क्या करेगा, क्या कर सकता है, इसकी बात भी हम मूल्यांकन के आधार पे ही करते हैं। तो मुख्य रूप से हम 4 बिंदुओं पे चर्चा करेंगे, जिसमें एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की बात होगी, प्रशासन की बात होगी, निर्देशन एवं परामर्श की बात होगी और भविष्य कथन की बात होगी। तो यदि हम शिक्षण के क्षेत्र की बात करें कि शिक्षण के क्षेत्र में मूल्यांकन कहाँ तक किया जा सकता है या मूल्यांकन का क्षेत्र क्या हो सकता है, तो शिक्षण के क्षेत्र में सबसे पहले आता है पाठ्यक्रम। तो जो हमारे उद्देश्य होते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का जो उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य का निर्धारण हम शिक्षण से पहले करते हैं। और शिक्षण उद्देश्य जो होते हैं वो समय समय पे परिवर्तित होते रहते हैं और उन उद्देश्यों की पूर्ति हमको किस प्रकार से करनी है या वो उद्देश्य जो है आज के समय में प्रासंगिक हैं कि नहीं है, ये पता करने के लिए हमको ये देखना होगा कि आज का जो परिवेश है वो किस प्रकार का परिवेश है और उसमें ज़रूरत किस चीज़ की है। तो इसी परिवेश को, आज के वातावरण को देखते हुए जब हम अपने पाठ्यक्रम का एनालिसिस करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि आज के समय में यह पाठ्यक्रम उपयोगी है या उपयोगी नहीं है, तो उपयोगी है या उपयोगी नहीं है इसकी जानकारी अगर हमको प्राप्त करनी है तो इसकी जानकारी बिना मूल्यांकन के संभव नहीं है। मूल्यांकन का मतलब आप समझते हैं कि मूल्यांकन मूल्य का अंकन होता है, यानी कि वह हमारे लिए कितना वांछनीय है। तो पाठ्यक्रम की वांछनीयता ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले जानना होगा कि यह आज के समय में हमारे लिए कितना उपयोगी है या उपयोगी नहीं है। अगर उपयोगी है तो उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करना चाहते हैं और अगर उपयोगी नहीं है तो उसमें हम बदलाव करना चाहते हैं। लेकिन यह जो प्रक्रिया है बिना मूल्यांकन के संभव नहीं है कि वह हमारे लिए उपयोगी है कि उपयोगी नहीं है। अगर इसकी जानकारी हमको करनी है तो निश्चित रूप से उसका हमको मूल्यांकन करना होगा। तो पाठ्यक्रम हमारे लिए उपयोगी है कि नहीं है, वांछनीय है कि नहीं है, आज की ज़रूरतों को वह पूरा करता है कि नहीं करता है, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमको मूल्यांकन का सहारा लेना होगा। दूसरा बिंदु है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि का मतलब होता है कि हमारा जो पढ़ाने का तरीका होता है, हमारा जो अपना तरीका है, उसी को हम शिक्षण विधि कह सकते हैं। तो शिक्षण विधि जो होता है वह विभिन्न पाठ्य वस्तुओं को पढ़ाने के लिए, विभिन्न विषयों को पढ़ाने के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग हम करते हैं। कुछ ऐसी विधियां हैं जो लगभग सभी विषयों में उपयोग की जाती हैं, कुछ ऐसी विधियां हैं जो लगभग कुछ विषयों में उपयोग की जाती हैं। तो विधियों से तात्पर्य ही है कि हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है, यही मुख्य रूप से शिक्षण विधि है।
तो शिक्षण विधि उपयोगी है कि उपयोगी नहीं है। जिस शिक्षण विधि का हमने प्रयोग किया उससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली हुई या नहीं हुई, हमारे शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, यह जानकारी करने के लिए हमको मूल्यांकन करना होगा। जब तक हम मूल्यांकन नहीं करेंगे कि हमने जो शिक्षण विधि लगाई, जो शिक्षण सूत्र लगाया, जो शिक्षण युक्ति लगाई, जो शिक्षण आव्यूह हमने बनाया था, वह कहाँ तक हमारे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सफल रहा, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमको शिक्षण विधि का जो हमने प्रयोग किया था उसका हमको मूल्यांकन करना होगा। तो जब हम मूल्यांकन करेंगे तो हमको पता चलेगा कि जो शिक्षण विधि हमने यूज किया वो कहाँ तक सफल रहा। यदि सफल रहा तो उसकी पुनरावृत्ति हम करेंगे, उसको फिर आगे भविष्य में हम उस तरीके का टॉपिक होगा तो इसके लिए यूज करेंगे। और यदि सफल नहीं रहा, शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई उस विधि से, तो हम अपने विधि को चेंज करेंगे। तीसरा है शिक्षण प्रक्रिया। तो शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया होती है उसमें हम 3 रूपों में उसको बांट सकते हैं। सबसे पहला कि शिक्षण पूर्व अवस्था, दूसरा अंतःक्रिया की अवस्था और तीसरा शिक्षण पश्च अवस्था। तो शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है उसके 3 भाग हमने किया। यानी कि जो शिक्षण पूर्व अवस्था होती है उसमें हम ये निर्धारित करते हैं कि किस कंटेंट को पढ़ाना है, किस विधि से पढ़ाना है, कौन कौन से शिक्षण सूत्र हम यूज करेंगे, कौन कौन से हमारे शिक्षण उद्देश्य हैं, तो उसका निर्धारण हम करते हैं शिक्षण पूर्व अवस्था में। जब हम एक नियोजन कर लेते हैं तो उस नियोजित लेसन प्लान को, पाठ्य योजना को ले करके हम क्लासरूम में जाते हैं और उसका हम शिक्षण करते हैं। ये अंतःक्रिया की अवस्था होती है। दूसरी अवस्था है अंतःक्रिया की अवस्था। और तीसरी अवस्था जो है वह शिक्षण पश्च अवस्था है, जब हम उसका मूल्यांकन करते हैं कि हमने जो शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित किया था, हमने जिन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया, हमने जिन शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया, वह कहाँ तक सफल रहा। तो पूरी शिक्षण प्रक्रिया का जब हम मूल्यांकन करेंगे नहीं तो हमको ये पता नहीं चलेगा कि हमारी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो प्रभावशाली रही या नहीं रही। तो इसके लिए भी, इस पूरी शिक्षण प्रक्रिया के आकलन के लिए, मूल्यांकन के लिए हमको ज़रूरी है कि उसका हम क्या करें, मूल्यांकन करें। शिक्षक के बारे में अगर हम बात करें तो शिक्षक आता है क्लासरूम में पढ़ाने के लिए। उसके पहले तमाम वह नियोजन करता है, अपनी पाठ्य योजना को बनाता है, बहुत कुछ सोचता है और जो अपने कंटेंट होते हैं उसको वह बच्चों के सामने बहुत अच्छी तरीके से, सहज तरीके से, सरल तरीके से, ज्ञात तरीके से बच्चों के सामने पेश करने का प्रयास करता है, जिससे बच्चे अपने पूर्व ज्ञान के आधार पे उस नए ज्ञान को जोड़ सकें। अब शिक्षक पढ़ाने के लिए जिन जिन सामग्रियों का यूज किया, जो शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री हैं जिसका यूज किया, जिन जिन उसने तकनीकों का यूज किया, जिन जिन शिक्षण विधियों का यूज किया, जिन उद्देश्यों का उसने निर्धारण किया था, वो कहाँ तक सफल हुए, इसकी जानकारी शिक्षक को तब मिलेगी जब वह अपने पूरे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मूल्यांकन करेगा। यानी जब वह ये देखेगा कि हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई, तो इसके लिए उसको ज़रूरी है कि वह मूल्यांकन का सहारा ले। और लास्ट में विद्यार्थी की बात होगी शिक्षण के क्षेत्र में, तो विद्यार्थी अपनी उपलब्धि को मापने का प्रयास करता है और जब वह जानता है, समझता है, सोचता है कि आज हमने क्या सीखा, वह अपना आकलन खुद कर सकता है, अपना मूल्यांकन खुद कर सकता है। उसका मूल्यांकन शिक्षक करता है, उसका मूल्यांकन उसके परिवार के लोग करते हैं, उसका मूल्यांकन समाज भी करता है कि शिक्षा वह ग्रहण कर रहा है तो उसमें कुछ सुधार आ रहा है, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि एक शिक्षक जो अपने मूल्यांकन के जो विभिन्न पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, उन पक्षों में से जिन पक्ष को टारगेट करके वह शिक्षण कार्य किया, वह टारगेट उसका पूरा हुआ कि नहीं पूरा हुआ,
तो यह बच्चे की उपलब्धि से प्राप्त ज्ञान होगा कि बच्चे ने कहाँ तक शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति किया। उसका भी ज्ञान हमको बिना मूल्यांकन के संभव नहीं है। अब आएंगे हम दूसरे पार्ट पे इसके, प्रशासन के क्षेत्र में जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की एक संस्था होती है, जहाँ पे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कराई जाती है, वहाँ एक संस्था कार्य करती है और उस संस्था का कोई ना कोई एक प्रशासक होता है। तो प्रशासक जो है वो क्या क्या, प्रशासक के क्या क्या कार्य हैं और उसमें मूल्यांकन का क्या क्या कार्य है, इसकी चर्चा हमको करनी है। तो यदि हम प्रशासन के क्षेत्र में बात करें मूल्यांकन का, तो सबसे पहले शैक्षिक नीतियों के निर्धारण में मूल्यांकन की आवश्यकता, यानी कि शिक्षा के संदर्भ में नीतियां बनाने का काम तो प्रशासन करता है, लेकिन इसको लागू करने का काम शिक्षक करता है। तो जब शिक्षण की जो नीतियां होती हैं उसको बनाने का काम यदि प्रशासन का है, तो शिक्षण की जो नीतियां बनाई गई, जो नीतियां अप्लाई की गई, जो नीतियां लागू की गई, वो नीतियां कहाँ तक सफल रहीं, इसकी चर्चा अगर हमको करना है तो उसके लिए मूल्यांकन की आवश्यकता है। वर्गीकरण और व्यवस्थापन, वर्गीकरण और व्यवस्थापन का मतलब ये है कि किस कर्मचारी से, किस शिक्षक से कैसे क्या हम कौन सा विषय पढ़वावें, किसको हम कौन सा काम दें, उसके लिए ज़रूरी ये है कि किसमें किस प्रकार की गुणवत्ता है इसको जानना होगा, किसमें कौन सी क्वालिटी है इसको जानना होगा। और ये जानकारी करने के लिए प्रशासक को मूल्यांकन करना होगा और मूल्यांकन के बाद वह वर्गीकरण और व्यवस्थापन कर सकता है। तो वर्गीकरण के क्षेत्र में या व्यवस्थापन के क्षेत्र में कहाँ किस प्रकार की व्यवस्था करना है, इसका काम प्रशासक का है। और प्रशासक मूल्यांकन के द्वारा ये ज्ञात करता है कि जो व्यवस्था हमने बनाया, जो नीतियां हमने बनाई, वो कहाँ तक सफल रहीं। यदि असफल हैं तो क्यों असफल हैं, उसके कारणों को खोजा जाएगा। यदि सफल हैं तो भविष्य में उसी पे काम किया जाएगा। तीसरा, परीक्षा एवं मूल्यांकन। परीक्षा एवं मूल्यांकन के संदर्भ में बच्चों को जो पढ़ाया गया, जिन उद्देश्यों को लेकर के एक शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई, एक प्रशासक जिन उद्देश्यों को लेकर के शिक्षण संस्थान की स्थापना किया, उसके बाद शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की गई और उसमें जब मूल्यांकन का कार्य हुआ तो शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई थी, इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी मूल्यांकन का ही सहारा लेना होगा। प्रमाण पत्रों का वितरण प्रशासनिक क्षेत्र में आता है। शिक्षण से संबंधित सभी पक्षों की गुणवत्ता नियंत्रण आदि की अगर हम बात करें तो प्रशासन का ही क्षेत्र है कि सभी पक्षों में किस प्रकार की गुणवत्ता हमको करनी है, जो हमारी व्यवस्थाएं हैं वो कहाँ तक अच्छी हैं। ये सारी बातें बिना मूल्यांकन के संभव नहीं है। यदि हमको छात्रों का चयन करना हो तो आप देखते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो छात्रों के चयन किस आधार पर किए जाते हैं, साक्षात्कार के आधार पर किए जाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से किए जाते हैं, छात्रों की मेरिट के आधार पर किए जाते हैं। ये तमाम तरीका अपनाया जाता है, लेकिन ये जितने भी तरीके अपनाए जाते हैं एक प्रशासन के द्वारा, वो सारे तरीके मूल्यांकन पे ही आधारित हैं। बिना मूल्यांकन के ये संभव नहीं है। तरीका हमारा चाहे जो हो, लेकिन काम हम कर रहे हैं मूल्यांकन का ही। तो तरीका हमारा चाहे जो हो, लेकिन काम हम मूल्यांकन का ही कर रहे हैं। तो छात्रों के चयन में मूल्यांकन जो है वो बहुत ज़रूरी है। शिक्षक, विद्यार्थी, शिक्षणेतर कर्मचारी, शिक्षणेतर आदि जो कर्मचारी होते हैं, आदि के कार्य प्रणाली का मूल्यांकन। यदि हम देखें तो एक शिक्षण संस्थान में मानव संसाधन और भौतिक संसाधन, दो प्रकार के संसाधन होते हैं। अगर हम भौतिक संसाधनों की बात करें तो कुर्सी, मेज, बिल्डिंग, सैम्पल, ब्लैक बोर्ड जो भी होता है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और अगर हम मानव संसाधन की बात करें तो उसमें प्रिंसिपल हो गया, टीचर हो गया, अध्यापक हो गया, उसके बाद जो बाबू हो गए, चपरासी हो गए, दाई हो गई, ये सारे लोग जो होंगे, स्टूडेंट हो गए, वो सारे जो होंगे वो मानव संसाधन होंगे। तो इनकी जो कार्य प्रणालियाँ हैं उनका मूल्यांकन करने का काम भी किसका है,
प्रशासन का है। प्रशासन का है। तो प्रशासन क्या करता है कि जो कार्य देता है फिर उसका मूल्यांकन करता है कि वो कार्य जो दिया गया वो कहाँ तक सफल हुआ, और इसकी जानकारी बिना मूल्यांकन के संभव नहीं है। उसके बाद लास्ट आएगा कि जो पाठ्य पुस्तकें हैं उन पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन भी समय समय पर होता है। उससे ये पता लगाया जाता है कि जिस उद्देश्यों को लेकर के उस पाठ्य पुस्तक की रचना की गई, उस पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया गया, वह उस उद्देश्यों को पूरा कर रहा है या नहीं पूरा कर रहा है। यदि अगर पूरा नहीं करता है तो उसके सिलेबस में, उसके पाठ्यक्रम में, उस पाठ्य पुस्तक की गुणवत्ता में हम चेंज करते हैं, और यह मूल्यांकन के द्वारा ही संभव हो पाता है। यदि इसके बाद हम चर्चा करें तो निर्देशन एवं परामर्श के क्षेत्र में मूल्यांकन का कार्य अगर करें तो सबसे पहले कि अगर एक छात्र हाई स्कूल पास होता है, इंटर में जाता है, तो उसको विभिन्न स्ट्रीम मिलता है, जैसे कला वर्ग हो गया, विज्ञान वर्ग हो गया, वाणिज्य वर्ग हो गया, गणित से पढ़ेगा कि साइंस से पढ़ेगा कि बायोलॉजी लेगा कि वाणिज्य लेगा, तमाम उसके की कृषि विज्ञान लेगा, तमाम उसके स्ट्रीम होते हैं। अब उसको कहाँ जाना है, इसकी जानकारी, उसकी रुचि कहाँ है, वह किस में ज़्यादा उसको समझ ज़्यादा है, इन सब का पता लगाने के लिए भी मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। या अगर कोई व्यवसाय करना चाहता है तो व्यवसाय में किस प्रकार का वह व्यवसाय करे कि जिसमें वह सफल हो। तो निर्देशन और परामर्श के क्षेत्र में भी हम एक परीक्षण के द्वारा, एक साक्षात्कार के द्वारा यह ज्ञात करते हैं कि उसका इंटरेस्ट किधर है और वह बच्चा किस क्षेत्र में अच्छा काम कर सकता है। इसका मूल्यांकन करते हैं और उस पर फिर हम कार्य करते हैं। निदानात्मक कार्य जो होता है और उपचारात्मक कार्य जो होता है, निदानात्मक का मतलब होता है कमियों का पता लगाना, और उपचारात्मक का मतलब होता है कमियों को दूर करने के लिए शिक्षण करना। तो कमियों का पता जब लगाया जाएगा तो वो भी जो एक टीचर कक्षा कक्ष में जाता है, शिक्षण कार्य करता है, और उसमें से जो बच्चे हैं सबकी सीखने की क्षमता अपनी अपनी अलग अलग है। हर बच्चा एक दूसरे से इंडिविजुअल डिफरेंस है, व्यक्तिगत भिन्नता रखता है। उसके आधार पे जब टीचर यह मूल्यांकन करने का प्रयास करता है कि हमने जो शिक्षण अधिगम किया, जो शिक्षण कार्य हमने किया, वह कहाँ तक सफल हुआ, तो उसको ये पता होता है कि अभी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे रह गए हैं जो अभी तक वो अधिगम नहीं कर पाए हैं। तो अधिगम क्यों नहीं कर पाए हैं, यदि इसकी जानकारी वह करता है तो यानी कि कमियों का पता लगा रहा है, तो वह निदानात्मक कार्य हो गया। और उन कमियों को पकड़ करके यदि वह उसका उपचार करता है, उसको दूर करने का प्रयास करता है, तो उसी को उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। और इसके बाद जो मूल्यांकन किया जाएगा तो उससे पता चलेगा कि कहाँ तक बच्चों ने शिक्षण के जो उद्देश्य थे उसकी प्राप्ति किया। शिक्षक, प्रशासक आदि की प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने हेतु, परामर्श देने हेतु भी मूल्यांकन की आवश्यकता है। जो शिक्षक होते हैं वो भी अपना समय समय पर मूल्यांकन करते हैं, जो प्रशासक होते हैं उनका भी समय समय पर मूल्यांकन होता है। शिक्षक का मूल्यांकन वह प्रशासक कर सकता है, प्रशासक का मूल्यांकन वो समुदाय कर सकता है, वो समाज कर सकता है जहाँ पे वो शिक्षण संस्थान की स्थापना हुई है। तो बिना मूल्यांकन के ये संभव नहीं है कि हम शिक्षक की दक्षता के बारे में और प्रशासक की दक्षता के बारे में कोई जानकारी हमको प्राप्त हो। लास्ट में हम देखेंगे कि भविष्य कथन का मतलब होता है कि यदि बच्चे को हमको बताना हो कि भविष्य में बच्चा किस प्रकार का कार्य करे, किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करे, किस स्ट्रीम में जाकर के शिक्षा प्राप्त करे कि भविष्य में वह सफल होगा, तो इसके लिए भी हमको मूल्यांकन की आवश्यकता होगी। शिक्षक को शिक्षण के नए आयाम विकसित करने हेतु मूल्यांकन की आवश्यकता है। जब तक उसका जो पुराना आयाम है, जो पुराना तरीका है, जो पुराना पक्ष है वह सफल है, तब तक वह उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहता है।
लेकिन मूल्यांकन के द्वारा ये ज्ञात होता है कि वह सफल है कि असफल है। यदि असफल है तो उसमें परिवर्तन करना होगा, और यह सारी प्रक्रिया जो होगी वह बिना मूल्यांकन के संभव नहीं है। और लास्ट में हम देखेंगे कि शिक्षा के विभिन्न क्षेत्र में समाज की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा के विभिन्न पक्षों में परिवर्तन करने में सहायता देने के लिए, तो शिक्षा के जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं, समाज की जो आवश्यकता होती है, शिक्षा के जो विभिन्न पक्ष होते हैं, उसमें परिवर्तन, उसके परिवर्तन में सहायता देने के लिए, यानी शिक्षा के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, शिक्षा के जो विभिन्न आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति हो रही है, नहीं हो रही है। यदि आवश्यकता की पूर्ति हो रही है तो उसमें परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है, और यदि आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही है तो उसमें आवश्यकता की ज़रूरत है। और आवश्यकता की पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है, इसकी जानकारी अगर हमको प्राप्त करना है तो बिना मूल्यांकन के संभव नहीं है। तो हमने चर्चा आपसे किया कि मूल्यांकन के क्षेत्र, शिक्षा में मूल्यांकन का जो क्षेत्र है वह शिक्षण में है, प्रशासन के क्षेत्र में भी मूल्यांकन होता है, निर्देशन एवं परामर्श के क्षेत्र में भी मूल्यांकन होता है, और किसी भी बच्चे के संदर्भ में यदि हमको भविष्य कथन करना है तो वहाँ भी हमको मूल्यांकन की ज़रूरत होती है। तो ये रहा मूल्यांकन का क्षेत्र जो कि शिक्षा में ज़रूरी है। तो सबसे ज़रूरी बात यहाँ हमको जानना है कि आप एक बात नोट करके रखिए कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पूरी होती है उसमें वह कहाँ तक प्रभावशाली है, इसकी जानकारी अगर हमको करनी है तो उसके लिए मूल्यांकन की आवश्यकता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नियोजन से लेकर के और मूल्यांकन तक के कार्य किए जाते हैं। मूल्यांकन उसका लास्ट स्टेप होता है, और उसी के आधार पे हमको पता चलता है कि हमको परिवर्तन करना है या नहीं करना है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र की बात हो, चाहे वह किसी भी क्षेत्र की बात हो, चाहे वह शिक्षण के क्षेत्र की बात हो, चाहे प्रशासन के क्षेत्र की बात हो, चाहे निर्देशन परामर्श के क्षेत्र की बात हो, चाहे भविष्य कथन की बात हो। यदि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होता है तो हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, और यदि आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी तो निश्चित रूप से हमको अपने उस प्रक्रिया में बदलाव लाना होगा। और उस प्रक्रिया में बदलाव लाने के लिए, समझने के लिए कि हम क्या करें, इसमें कौन सा बदलाव करें, अपनी नीतियों में क्या बदलाव करें, मूल्यांकन जरूरी है। तो हमने आज चर्चा किया शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का क्षेत्र कहाँ तक है, क्या क्या मूल्यांकन कर सकता है, कहाँ तक अध्ययन कर सकता है, इसकी जानकारी हमने इस क्लास में ली। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।